नमस्कार साथियों, मैं विनोद खडोलिया फ्रॉम जयपुर, लेक्चरर इन इंग्लिश। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रेजुएशन लेवल पार्ट सेकंड में कुछ पोएम्स अपने सिलेबस में दी हुई हैं। उन पोएम्स में से नंबर 1 फर्स्ट नंबर पर जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके बारे में डिटेल्ड हम आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। अबाउट द ऑथर की डिटेल हम बात करेंगे। कुछ फेमस जो वर्क्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस अक्सर बन के आते हैं वो हम बात करेंगे। इसके बाद में ओवरव्यू ऑफ द पोएम की बात होगी। इस पोएम में कौन कौन से फैक्ट्स हैं, टोटल उन फैक्ट्स के बारे में और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बात होगी। उसके बाद में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी पोएम का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप हर हाल में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा और बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं और उसके साथ ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने बन सकते हैं पोएम की प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिनका हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट सेकंड, ग्रेजुएशन लेवल पोइट्री, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की अवधि जो है बर्थ और डेथ की वो 1608 में बर्थ है और 1674 में डेथ है। तो ये फैक्ट भी एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी और आने का चांस रहता है, तो आप डिटेल स्टडी करें। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर, पोइट के बारे में अगर हम बात करें तो पोइट के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। जॉन मिल्टन, फेमस पोएम्स देखिए जॉन मिल्टन की। ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन 1645 ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर, ये लाइन जो है इस नीचे जो दो कलेक्शन दिए हुए हैं इन दोनों के लिए जो आई है ये लाइन, कि दो फेमस पोएम है इसकी, ले लेरगोको एंड सेकंड जो है इसका और पेनसेरेसो, ये दो इसका फेमस कलेक्शन है। ये दोनों, ये साथियों दोनों जो नाम है एलेग्रो और ये पेनसेरेसो, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या है, तो ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। ये पोएम्स का एक कलेक्शन है जो इंग्लिश सिविल वॉर के समय 1645 के आसपास जो इंग्लिश सिविल वॉर था उसके टाइम में मिल्टन ने लिखा था, ये पब्लिश किया था। इसके बाद में एक उसका आता है आइकोनोक्लास्ट इन लैटिन, ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ वर्क है 1649 के अंदर, द लास्ट बिग राइटिंग प्रोजेक्ट बिफोर बिकमिंग ब्लाइंड। और ऐसा देखा गया कि ये लास्ट बिग राइटिंग प्रोजेक्ट है ब्लाइंड होने से पहले, यानी ब्लाइंड होने से पहले मिल्टन ने जो लिखा वो आइकोनोक्लास्ट जो है वो लास्ट लैटिन का लिखा हुआ वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट इन 1667 में पैराडाइज लॉस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एपिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स जो ये माना जाता है। इसमें 12 बुक्स इसमें कंप्लीट शामिल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 में लिखा गया, इसमें कितनी बुक्स हैं टोटल, तो इसमें 12 बुक्स हैं, इसमें 12 बुक्स का ये कलेक्शन है। उसके बाद पैराडाइज रिगेन है 1671 में, ये शॉर्ट एपिक है, इसमें 4 बुक हैं, 4 बुक्स इसके अंदर शामिल हैं। सैमसन एगोनिस्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको आप कैसे भी आप याद करेंगे, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन के आए हैं। सैमसन एगोनिस्टर्स ये क्या है, ये क्लासिकल ट्रेजेडी है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी आधार पे बने हुए हैं कि जैसे पैराडाइज लॉस्ट क्या है, फिर नीचे ऑप्शन दे देता है अलग अलग, एलेगरी है, सोनेट है, फेबल है, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो सैमसन एगोनिस्टर्स जो है वो क्लासिकल ट्रेजेडी है और ये लास्ट वर्क है वाइल ही वॉज अलाइव, मिल्टन के जीवित रहते हुए यह लास्ट वर्क है मिल्टन का। लिसिडस, ये बहुत ही फेमस पेस्टोरल एलेजी है। लिसिडस जो है वो पेस्टोरल एलेजी है, ये एलेजी में भी ये पेस्टोरल एलेजी है, टू कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। और इस एलेजी में जो बात करता है मिल्टन, वो कॉमेमोरेट जिनको की गई है जिसकी डेथ को, वो है एडवर्ड किंग। इसके बाद में एरोपेजिटिका है, ये पम्पलेट है। उसके बाद कॉमस ए मास्क। तो ये अबाउट द पोएट हो गया, उसके वर्क के बारे में हो गया, कुछ फेमस वर्क्स हैं मिल्टन के द्वारा लिखे हुए। इसके बाद में हम ओवरव्यू ऑफ द पोएम की बात करते हैं। पोएम के बारे में कंप्लीट जो फैक्ट्स हैं वो ओवरव्यू ऑफ द पोएम्स देखिए।
ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन इन अराउंड 1652। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो लिखी गई थी वो 1652 में लिखी गई थी अराउंड। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1673 और 1673 में इसको पब्लिश किया गया, जस्ट 1 ईयर बिफोर हिज डेथ। मिल्टन की डेथ से केवल 1 साल पहले, यानी 1674 1674 में मिल्टन की डेथ होती है, तो 1673 में इस पोएम को पब्लिश किया गया, जबकि लिखी ये पोएम गई है वो 1652 यानी 1652 में ही ये लिखी गई है। 1652 में ये लिखी गई है पोइट के ब्लाइंड होने पर के जस्ट बाद में, और 1673 में इसको पब्लिश किया गया है। इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की फॉर्म क्या है, जिस फॉर्म में ये लिखी गई है पोएम वो एक सोनेट है, और सोनेट में भी आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के सोनेट हैं, तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, विच इज़ ऑल्सो नॉन, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट और क्लासिकल सोनेट। यानी ये पेट्रार्कन सोनेट के अलग अलग फॉर्म है। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, मिल्टोनिक नाम से भी जाना जाता है, और ये क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश सोनेट जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट, वो एक अलग फॉर्म है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा हुआ एक सोनेट है, एक 14 लाइन्स की जो है पोएम है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव। फर्स्ट 8 लाइन्स ये डिवाइड किया हुआ है ऑक्टेव। ये हम सब जानते हैं कि एक पार्ट तो जो है इसका ऑक्टेव है, एक पार्ट तो इसका क्या है ऑक्टेव 8 लाइन्स का, एंड सेस्टेट 6 लाइन्स, और 6 लाइन्स का सेस्टेट है। इस प्रकार से 8 और 6 यानी 14 लाइन्स की ये पोएम है। ऑक्टेव शुरू के 8 लाइन्स को कहा जाता है, और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उनको सेस्टेट कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट के ये 2 भागों में ये डिवाइड होता है, ऑक्टेव सेस्टेट। 8 लाइन्स ऑक्टेव होती हैं और 6 लाइन्स जो लास्ट में होती हैं वो सेस्टेट होती हैं। एंड ए वोल्टा बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान दें, वोल्टा बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और इस ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जहाँ से 9वीं नंबर की लाइन से 8 लाइन होने के बाद में जहाँ पोइट का मूड चेंज होता है, जहाँ से पोएम का जो ट्यूनिंग चेंज होती हुई नज़र आती है, उस लाइन को वोल्टा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रत्येक पेट्रार्कन सोनेट में 8 लाइन्स के बाद पोइट का मूड बदलता है। 8 लाइन्स में एक अलग भाव होते हैं, अलग पोइट का मूड होता है, उसके बाद में कंप्लीट मूड के अंदर इन्वर्जन होता है, एक चेंज आता है, उस चेंज को वोल्टा कहा जाता है। तो ये आप विशेष ध्यान देंगे कि वोल्टा किसे कहते हैं। तो वोल्टा 8 लाइन्स के बाद में पोएट का जो मूड चेंज होता है, उस चेंज को वोल्टा के नाम से जाना जाता है। ऑक्टेव पार्ट प्रारंभ के 8 लाइन्स डील, यानी शुरू की जो स्टार्टिंग के जो 8 लाइन्स हैं, ऑक्टेव जो पार्ट है डील्स विद पोएट्स स्ट्रगल, उसमें पोएट का स्ट्रगल दिखाया गया है, फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया है, कंप्लेंट करता है पोएट, शिकायत करता है, ग्लूमीनेस और डिस्पेयर यानी निराशा, कंप्लीट निराशा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल और कंप्लेंट, ये सब इस टाइप का जो फ्रस्ट्रेशन, कंप्लेंट, ग्लूमीनेस, डिस्पेयर, स्ट्रगल, डिप्रेशन पोइट के शुरू की 8 लाइन्स ये प्रेजेंट करती हैं, ये शो करती है। इसके बाद में वोल्टा आता है। अभी जैसे हमने देखा कि 8 लाइन्स के बाद में वोल्टा आएगा, पोइट का मूड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो सेस्टेट पार्ट है उसमें पोइट का मूड चेंज होके, और सेस्टेट पार्ट में देखो क्या हो गया कि सेस्टेट पार्ट जो है वो डील कर रहा है पोइट सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये यहाँ मूड जो है ना कवि का चेंज हो गया पोइट का, और पोइट का मूड चेंज होके और वोल्टा के बाद में सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया, स्वीकार करने का भाव आ गया, विलिंगनेस टू सर्व। और पोइट यहाँ फ्रस्ट्रेशन और कंप्लेंट नहीं करके, गॉड से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करके, और मूड चेंज होके विलिंगनेस टू सर्व आ गया कि वो खुद चाहता है कि वो भगवान की सेवा करे, और वो जिस हालात में है, जिस ब्लाइंडनेस में है, जैसा जिस हालत में है, उसी कंडीशन में वो गॉड की पूरी तरह से सर्व करना चाहता है। अ शिफ्ट फ्रॉम फियर और पनिशमेंट टू रियलाइजेशन। अब देखो क्या हुआ है कि वोल्टा के बाद में एक शिफ्ट आ गया, एक बदलाव आ गया, फियर और पनिशमेंट, क्योंकि 8 लाइन्स के अंदर कंप्लीट डर का भाव था, और ये भाव था कि गॉड पनिशमेंट देगा, जो काम उन्होंने पूरा नहीं किया और उस काम के पूरे नहीं होने के कारण से गॉड मिल्टन को पनिशमेंट देगा। वो डर और पनिशमेंट अब किस में बदल गया, अब वो रियलाइजेशन में बदल गया है। अब पोइट को रियलाइज़ हो गया कि गॉड ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे वर्क को पूरा करने के कारण भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो मिल्टन कवि जो है वो रियलाइजेशन में आ गया है और विलिंगनेस टू सर्व में आ गया है। तो ये ट्यून चेंज हो गई है। लास्ट की 6 लाइन शुरू में जो प्रॉब्लम फियर है उसका सॉल्यूशन दर्शाती है। ये
जो है शुरू की 8 लाइंस के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो फियर है, कवि को जो डर है, लास्ट की 6 लाइंस उसका सॉल्यूशन दर्शा रही है, मूड चेंज दर्शा रही है। शुरू में फ्रस्ट्रेशन में है और बाद में जो वो एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस टू सर्व के मूड में, यानी रियलाइजेशन हो जाता है पोइट को। सोनेट की राइम स्कीम अगर देखा जाए तो पेट्रागन सोनेट का जो राइम है वो फिक्स होता है। तो सोनेट की राइम है ए, ये तो है ऑक्टेव की। शुरू की 8 लाइंस की राइम स्कीम अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे ए, और लास्ट की 6 लाइंस की अगर राइम स्कीम की बात करें तो CDE, ये लास्ट की 6 लाइंस की राइम स्कीम है। इस तरीके से करके ये राइम स्कीम है पोएम की। इसके बाद साथियों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। पूरी कोशिश की गई है कि जहाँ जो भी कोई भी लाइन में कोई भी पोइट से रिलेटेड या इस पोएम से रिलेटेड कोई भी अगर फैक्ट्स है तो वो कंप्लीट फैक्ट इस वीडियो में दिए गए हैं। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इतना मैटर तैयार करने के बाद अगर आप समझ के ये तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बनेगा नहीं जो कोई अलग होगा। इस मैटर में से 100% क्वेश्चन बनेगा। तो आप ध्यान से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। 3 टाइटल्स ऑफ द पोएम के 3 टाइटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पोएम के 3 टाइटल हैं। नंबर 1, पहला टाइटल सोनेट का ओरिजिनल टाइटल व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट था, यानी जब ये सोनेट लिखा गया था ऑन इज ब्लाइंडनेस तो इसका पोएट ने जो टाइटल रखा था मिल्टन ने वो रखा था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जो इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन सोनेट की यही है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये इस पोएम का टाइटल रखा गया था, सोनेट का ओरिजिनल टाइटल यही था। नंबर 2, मिल्टन ने इसे सोनेट 19 भी टाइटल दिया था। जब मिल्टन ने अपने सोनेट्स के कलेक्शन में इसको रखा था तो उस एंथोलॉजी में इसको सोनेट नंबर 19 पे रखा था। इसको मिल्टन ने इसको 19 नंबर पे रखा था, सोनेट 19वां नंबर का सोनेट रखा था इसको। बाद में पब्लिशर ने इसे क्या किया, सोनेट नंबर 16 यानी इसको 19 नंबर की जगह इसको 16वां नंबर इसको दे दिया, तो इसको सोनेट 16 के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला टाइटल व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। सेकंड जो इसका टाइटल वो सोनेट नंबर 16, ओरिजिनली सोनेट नंबर 19 था मिल्टन ने, बट पब्लिशर ने इसे दिया सोनेट नंबर 16। इस प्रकार से करके, और तीसरा टाइटल जो है वो अपने को बताएगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये इसका टाइटल अपने सामने है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऐसे करके सोनेट के 3 टाइटल हैं। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल, निश्चित रूप से ये ऑटोबायोग्राफिकल है, बिल्कुल ये तो है ही है, क्योंकि पोएट खुद की पर्सनल इसमें फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल कंप्लेंट, विलिंगनेस टू सर्व, रियलाइजेशन, पोएट खुद की बातें कर रहा है, पर्सनल जो बातें कर रहा है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है। रिलीजियस है क्योंकि कंप्लीट गॉड से शिकायत भी कर रहा है शुरू की 8 लाइन्स में, और बाद में 6 लाइन में गॉड को सबमिट कर रहा है अपनी विल को कि जो भी है, जैसा भी है, जो भगवान की चाहत है, जो भगवान की इच्छा है वही होगा, और वो पूरी तरह से भगवान को सर्व करने के लिए तैयार है। लिरिकल पोएम, और ये एक लिरिकल पोएम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल है, रिलीजियस है और लिरिकल पोएम है। इसके बाद में जिस्ट ऑफ द पोएम यानी थीम, मुख्य भाव, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, वो उसकी बात हो रही है कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मुख्य भाव क्या है। नंबर 1, मिल्टन्स फेथ इन गॉड। ये जो सोनेट है ये मिल्टन का गॉड में फेथ, यानी मिल्टन का जो विश्वास है भगवान में, वो विश्वास दिखाती है ये पोएम। एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल इश्यू ऑफ ब्लाइंडनेस। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो इश्यू है ब्लाइंडनेस को लेके, क्योंकि पोएट अंधा हो गया तो अपने पोइटिक टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाया, तो कवि को ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे को जो गिफ्ट दिया था, जो पोइटिक टैलेंट दिया था, इसका यूज नहीं करने के कारण गॉड मुझे पनिशमेंट देंगे, उसकी मृत्यु के बाद में गॉड मुझे सज़ा देंगे कि आपने इस पोइटिक टैलेंट का यूज क्यों नहीं किया। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल इशू, ब्लाइंडनेस का जो इशू था उसका एक्सप्लोरेशन करता है, इसमें कंप्लीट एक्सप्लोर किया हुआ है उसको। नंबर 3, ओबीडियंस टू गॉड, भगवान के प्रति इसमें ओबीडियंस दिखाया है। फियर, फ्रस्ट्रेशन इन ऑक्टेव, शुरू की 8 लाइंस के अंदर फियर और फ्रस्ट्रेशन है। बाद में आपको पता है कि वोल्टा होता है, यानी कवि का मूड चेंज होता है, और मूड चेंज होने के बाद में एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन जो है वो लास्ट की 6 लाइन में दिखाया गया है। बाद में जो शुरू में फ्रस्ट्रेशन था वो एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन में बदल गया है। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है, ये एक पैटर्न होता है। आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो एक पैटर्न है ऑफ 10 सिलेबल्स, जिसमें 10 सिलेबल होते हैं विद
ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। टोटल लाइन में क्या होता है, 10 सिलेबल होते हैं, जिसमें पहला स्ट्रेस होता है तो दूसरा अनस्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, ऐसे करके 5 जो सिलेबल हैं वो स्ट्रेस आएंगे और 5 सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस आएंगे। अगर इस तरीके का हो रहा है तो वो आयम्बिक पेंटामीटर के नाम से जाना जाता है। ये साथियों पोएम की कंप्लीट डिटेल है। इसमें कंप्लीट हॉल ऑफ द पोएम का डिटेल आ गया है, पोइट की डिटेल आ गई है, उनके फेमस वर्क्स के बारे में हमने बात कर ली है। ओवरव्यू ऑफ द पोएम की अगर बात करें कि इस पोएम के कितने क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या तथ्य हैं, 3 टाइटल्स हैं, 8 लाइन्स में क्या मूड दिखाया गया है, 6 लाइन्स में क्या पोइट का टोन है, पोएम का टोन है, किस तरीके से इसमें वोल्टा आया है, मूड ऑफ चेंज आया है, इसकी राइम स्कीम क्या है, सोनेट की फॉर्म कौन सी है, क्या प्रवृत्ति है, ये सारी बातें करने के बाद में और अब हम PYQs की बात करते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, इनके बारे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आप यकीन मानिए कि ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर हम इनको अच्छे से समझ के तैयार कर लेते हैं तो इनके अलावा नया क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। ये रिपीट हो रहे हैं, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बाकी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये, तो इनको ध्यान से हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2024 का आया हुआ है अभी का। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। ये सोनेट की ओरिजिनल लाइन दे दी है यहाँ और योक को अंडरलाइन किया हुआ है। व्हाट डज योक हियर रिफ़र टू, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ योक का मतलब क्या है। तो साथियों आपको पता है कि साधारण अगर अपन सीधी सीधी बात करें तो योक का मतलब एक प्रकार का बर्डन होता है, एक प्रकार का रेस्ट्रेन होता है। ये कि किसी भी पर्सन या किसी एनिमल या किसी के भी एक बर्डन, बोझ या उसका दबाव, उसको लिमिटेड कर देने वाला, उसको रेस्ट्रेन करने वाला, उसका योक यानी एक बर्डन होता है एक प्रकार का ये। लेकिन इसमें यहाँ जो हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, द इटर्नल पनिशमेंट, द इटर्नल ह्यूमन प्रेडिकमेंट, द टैलेंट वेस्टेड फॉन्डली, अ हार्डनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ई ऑप्शन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ इस लाइन में योग का जो बेस्ट इन ऑप्शंस में से अपने को लग रहा है वो ये डी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, हार्डनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी। वैसे योग का मतलब एक बर्डन होता है, एक प्रकार का बोझ है ना। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो इटर्नल पनिशमेंट नहीं, ये तो नहीं है। द इटर्नल ह्यूमन प्रेडिकमेंट ये भी नहीं है। टैलेंट वेस्टेड फॉन्डली ये भी नहीं है। हार्नेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक प्रकार की जिम्मेदारी, ये इसका बेस्ट एक सुटेबल आंसर यहाँ है, क्योंकि योग एक प्रकार का जो है बर्डन होता है, ये एक बोझ होता है, एक रेस्ट्रेन करने वाली चीज़ होती है। और यहाँ साफ साफ कह रहा है हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, जो लोग भगवान के द्वारा दिए हुए बर्डन को, दिए हुए योग को, और वो भी माइल्ड योग यानी सॉफ्ट, उसके द्वारा दिए हुए जो भी रेस्ट्रेन है, जो जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से जो बेयर कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी अच्छी सेवा करते हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 2024 में आया हुआ है। इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इमोशंस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इमोशन, अलग अलग टाइप के भावनाओं का मिक्सर, इमोशंस का मिक्सर है इसके अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा अभी पहले भी कि फ्रस्ट्रेशन है, रियलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। ही मूव्स फ्रॉम, वो कहाँ से किधर मूव करता है। शुरू के 8 लाइन्स में अलग है, लास्ट की 6 लाइन्स में मूड का चेंज है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो किस से कैसे मूव कर रहा है। तो देखो होप टू फ्रस्ट्रेशन, नहीं, गलत है। शुरू में होप नहीं रहती। शुरू की फर्स्ट लाइन से जो है कवि का मूड कंप्लेन का रहता है, वो शिकायत करता है कि जब मैं सोचता हूँ कि मंदा हो गया हूँ तो ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल अंधेरी है, इस प्रकार से कंप्लेन करता है। तो ये तो बिल्कुल भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ग्रीव टू फ्रस्ट्रेशन, टू रेसिलेंस, होपलेसनेस टू होप, टू, शुरू के अंदर होपलेसनेस है, फिर होप हो जाती है, वापस होपलेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीफ इन गॉड, क्वेश्चनिंग गॉड टू डाउटिंग गॉड, नहीं, अंत में डाउट नहीं रहती बिल्कुल भी। बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। शुरू के अंदर ग्रीफ है, दुख में है पोएट, फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, कंप्लीट फ्रस्ट्रेट हो जाता है
कि जब वो भगवान के आफ्टर डेथ भगवान के किंगडम में जाएगा तो गॉड उसे डांट फटकार लगाएंगे, उसको पनिशमेंट देंगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कंप्लीट, और उसके बाद में रियलाइजेशन यानी कंप्लीट सबमिटिंग विल में आता है, रिसिलेंस के मूड में आ जाता है, एकदम स्वीकार कर लेता है कि हाँ जो भी होगा वो अच्छा होगा, और भगवान कभी भी अपने काम करने वाले अपनी जिम्मेदारी जो निभाते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं करता है। तो ग्रीफ होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर रियलाइजेशन होता है, रिसिलेंस होता है, यानी आंसर बी जो इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 का आया हुआ एग्जाम्पल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो गलत है वो अपने को बताना है। मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्कन सोनेट, ये बिल्कुल सही बात है कि मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा हुआ सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नॉन एज द इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है और यही अपना आंसर है, क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा गया है कि गलत क्या है। तो पेट्रार्कन फॉर्म को इंग्लिश सोनेट नहीं जाना जाता, पेट्रार्कन फॉर्म को क्लासिकल सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट इन नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश सोनेट नहीं है, इंग्लिश सोनेट तो शेक्सपियन सोनेट को कहा जाता है। इट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, ऑक्टेव सेस्टेट, ये बात भी सही है, 2 पार्ट हैं ऑक्टेव सेस्टेट, और बीच में वोल्टा आता है। ऑन इज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट इज फर्म फेथ इन गॉड, ऑन इज ब्लाइंडनेस भगवान में उसके विश्वास को दर्शाती है, ये बात भी सही है, क्योंकि ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है वो मिल्टन का अटर फेथ इन गॉड दिखाती है, मिल्टन बहुत विश्वास करता है भगवान में, ये बात ये दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2022 का आया हुआ, द मोरल ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम का मोरल क्या है। टू एक्सप्रेस लेमेंट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेमेंट रोना विलाप करना कोई इसका मोरल नहीं है। टू रजिस्टर कंप्लेंट, नहीं ऐसा भी नहीं है, कभी कंप्लेंट करता ज़रूर है लेकिन इसका मोरल नहीं है ये। टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, ऐसा भी नहीं है। टू सबमिट गॉड्स विल, बिल्कुल सही आंसर है डी जो इसका करेक्ट आंसर है, कि मिल्टन जो है अपने आप को सबमिट कर देता है, अपने आप को विलिंगली सर्व करता है, अपने आप को जो है सबमिट कर देता है गॉड्स विल, भगवान की चाहत पर, भगवान की इच्छा पर। वो यही कहता है अंत में जब मूड चेंज होता है तब, कि भगवान की जो भी इच्छा है, भगवान जो भी चाहते हैं वही होगा और वो अच्छा ही होगा। इस प्रकार से वो गॉड की सर्व करना चाहता है गॉड को, तो डी जो इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 का आया हुआ, इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन इज कंसर्न्ड अबाउट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर मिल्टन किससे संबंध में है, क्या कंसर्न है मिल्टन का, किस चीज़ से संबंध में है। हिज पोइटिक इनकैपेसिटी, गलत, इनकैपेसिटी नहीं है, पोइटिक कैपेसिटी है। हिज लॉस ऑफ आई साइट, बिल्कुल सही बात है, कभी की आई साइट लॉस हो गई, जो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया पोएट, और उसी की बात कर रहा है। हिज लॉस ऑफ आई साइट। हिज लव फॉर लाइफ, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड्स इनडिफरेंस, नहीं ऐसा भी नहीं है, यानी बी जो इसका वो करेक्ट आंसर है, हिज लॉस ऑफ आई साइट, यानी अपनी आँखों की रोशनी जो उसकी चली गई है उसके संबंध में है कवि, और उसी की बात कर रहा है। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन के अनुसार हाउ डज वन बेस्ट सर्व गॉड, एक आदमी गॉड की अच्छी सेवा कैसे करता है, कैसे उसको सर्व करता है। लास्ट की लाइन में साफ साफ ये लिखा हुआ है, हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योग सर्व हिम बेस्ट, कि जो भी उसके माइल्ड योग को जो है बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी शिकायत के सहन करता है, भगवान के दिए हुई चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करता है, वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो चलो ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। बाई रिटर्निंग टू चाइल्ड, गलत है, चाइल्ड यानी डांट फटकार, नहीं डांट फटकार करके कुछ भी नहीं है। भगवान की सबसे अच्छी सेवा मिल्टन के अनुसार वो करते हैं जो सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, बी जो इसका वो करेक्ट आंसर है, जो अपने आप को सबमिट कर देता है हिज विल, भगवान के वसीयत पर, भगवान की इच्छाओं पर, कि गॉड हमसे क्या चाहता है, वो हमारे साथ क्या कर रहा है, उसको स्वीकार करता है जो आदमी, जो एक्सेप्ट करता है उसको कि वो जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और जो अच्छा ही होगा, ये जो करता है वो आदमी उसमें भगवान को जो है वो अच्छा सर्व करता है। हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है, बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि वही अच्छी सेवा करता है जो उसकी गॉड को सबमिट करता है, विल को, भगवान की विल को यानी सबमिट कर देता है, अपने आप को न्योछावर कर देता है, अपने आप को पूरी तरह से ये कह देता है कि भाई आप जानो भगवान, और जो है मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज,
इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच पूछा है कि इसमें अलंकार कौन सा है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने पोएम डिटेल से कई बार आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, इतना ज़्यादा समय नहीं है। और अगर आप अपनी सीट 100% अगर आप अपनी सीट को सुरक्षित करना चाहते हैं इस कंपटीशन में 2025 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप पोएम को कई बार आप पढ़ चुके होंगे। तो आपका ये जो एग्ज़ाम में आए हुए PYQs हैं, ये आपकी तैयारी को मजबूत कर देंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा ये करेंगे। तो आपने अगर पोएम पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। पोएट क्या होता है, एक क्वेश्चन करता है और उसका फिर रिप्लाई भी आता है। पोएट के पेशेंस ने क्या किया, वो रिप्लाई देता है। तो पेशेंस को यहाँ इस तरीके से दिखाया गया है। पेशेंस को यहाँ अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन अगर अपन देखें तो पेशेंस का अगर अपन ऑप्शन देखें तो बिल्कुल साफ साफ ये लग रहा है कि उसका पर्सोनिफिकेशन उसका किया हुआ है, मानवीकरण किया हुआ है कि पेशेंस प्रिवेंट कर रहा है। धैर्य कोई व्यक्ति नहीं है जो रोकेगा, यहाँ उसका मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया कि धैर्य ने रोका उसको टू प्रिवेंट ऐसा सोचने से। तो ये डी जो है उसका वो क्या हो जाएगा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन वॉज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पहली बार कब पब्लिश हुई, तो पहली बार 1673 में पब्लिश हुई है। ये ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखने की भी 52 में थी, 52 में इसको लिखा गया था और 73 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और 74 में कवि की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1674 में कवि की डेथ होती है, 1673 में जो है इस पोएम को पब्लिश किया गया है और 1652 में इस पोएम को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 what does the word yoke mean in the line। अगेन वो क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, 24 में फिर आया या 18 में आया, फिर 2024 में सेम चीज़ अलग तरीके से पूछी गई है। इसलिए बार बार इन क्वेश्चन को समझ के लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। योक का मतलब क्या है इस लाइन के अंदर, वही लाइन है बियर इज माइल्ड योक। तो इस लाइन में जो योक का जो मीनिंग है, तो अ बर्डन विच ऑपरेस और रेस्ट्रेन पर्सन। गारमेंट नहीं है। माइल्ड ड्रिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि ए जो इसका वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि योक एक प्रकार का बर्डन होता है, एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच ऑपरेसिस और रेस्ट्रेन अ पर्सन, जो किसी पर्सन को रेस्ट्रेन करती है, कुछ अलग सोचने से रोकती है और ऑपरेस करती है, वो एक प्रकार का बर्डन होता है। और मिल्टन का मानना है कि भगवान के द्वारा दी हुई इस जिम्मेदारी को, इस बर्डन को जो हंसते हंसते और जो सहन कर लेता है, वो उसका सबसे अच्छा सेवक होता है। और इस योग को मिल्टन ने माइल्ड योग कहा है। इसमें ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि योग एक बर्डन होता है और माइल्ड इसके पहले जो एडजेक्टिव लगा रखा है, तो माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट। तो पनिशमेंट और सॉफ्ट यानी ये ऑक्सीमोरॉन का एक उदाहरण है। आगे ध्यान रखें, आप कभी एग्जाम में ये बन सकता है कि माइल्ड योग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है। तो माइल्ड योग के अंदर ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि योग एक प्रकार का बोझ होता है, एक प्रकार का पनिशमेंट होता है, बर्डन होता है, और वो भी माइल्ड है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मिल्टन्स पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन की पोएम जो ऑन इज ब्लाइंडनेस है वो क्या है, वो एक सोनेट है। बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। और सोनेट भी ये पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा हुआ सोनेट है। हु रिप्लाइज, क्वेश्चन नंबर 11 हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डज गॉड एग्जट डे लेबर लाइट डिनाइड। मिल्टन इसमें क्वेश्चन करता है कि क्या भगवान को अपने डे लेबर की आवश्यकता है, क्या भगवान चाहता है कि हम दिन रात उसके लिए काम करें। तो ये जो पूछ रहा है कि हु रिप्लाइज, उसका जवाब कौन देता है। तो उसका जवाब जो देता है वो उसमें इस क्वेश्चन का रिप्लाई कौन देता है, लाई डिनाइड। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कवि का जो धैर्य है, कवि का जो पेशेंस है, वो इसमें रिप्लाई देता है। क्योंकि ऊपर भी साफ साफ आया था पेशेंस टू प्रिवेंट, इसलिए तो पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है। धैर्य को यहाँ मानवीकरण कर दिया, उसको इंसान की तरह बना के, मानव की तरह बना के दिखाया हुआ है। तो कवि के इस क्वेश्चन का जवाब जो देता है वो कवि का धैर्य देता है। और कवि जो जीतता है, कवि की जीत इसमें जो होती है लास्ट में जाके, वो जीत भी इस धैर्य की वजह से ही होती है, जो कवि का धैर्य है और विश्वास है गॉड के अंदर पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो एंड होती है, पोएम पूरी हो जाती है विद एन एक्सप्रेशन, और लास्ट में एक एक्सप्रेशन जो पोएट का आता है वो क्या आता है, फेथ इन गॉड्स वे, कि भगवान के रास्तों में विश्वास, बिल्कुल ऐसा तो है। क्वेश्चनिंग ऑफ जस्टिस, नहीं, प्रश्न नहीं करता बिल्कुल भी भगवान से। पेसिमिज्म, निराशावादी, बिल्कुल भी नहीं है। पेसिमिज्म तो शुरू में है, शुरू की 8 लाइन में पेसिमिज्म है और लास्ट के लाइन में ऑप्टिमिज्म, आशावादी है।
रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ इस टैलेंट, नहीं, कभी बिल्कुल भी अपने टैलेंट के खोने पे गुस्सा नहीं करता, यानी ए इसका जो है वो राइट आंसर है। फेथ इन गॉड्स वे, कभी जो पोएम लास्ट की 6 लाइन्स हैं, लास्ट में जो पोइट का मूड है वो कंप्लीट जो भगवान में विश्वास करता है और सबमिट करता है भगवान की इच्छा को अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। 2016 में फिर से वही बात है, बस एक लैंग्वेज चेंज की गई है, बाकी कितनी बार रिपीट हुआ है कि हु इज मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस बिलीव, कौन विश्वास करता है ऑन इज ब्लाइंडनेस बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट, कि भगवान की सेवा सबसे अच्छी कौन करते हैं, कौन है जो गॉड की बेस्ट सर्व करते हैं। मिल्टन की पोएम में क्या माना गया है? वन हु बियर्स इज बर्डन बेस्ट, वन हु प्रेजेंट्स ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, नहीं। वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट, ये भी बिल्कुल नहीं है। वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ टैलेंट, नहीं। साफ साफ लास्ट के लाइन में लिखा हुआ है हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योक, जो उसकी बर्डन, जो उसके जिम्मेदारी, जो उसके योग को सहन करता है, जो बियर करता है, बर्दाश्त करता है, जिम्मेदारियों को वहन करता है, वो भगवान का सबसे अच्छा सेवक है और गॉड का जो है वो सर्व सबसे अच्छा करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 14, मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस इज 2014 में आया हुआ एग्जाम्पल है, बहुत शानदार, वापस वही बातें हैं 2014 में। मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक सोनेट है, वो भी पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी हुई है, यानी बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन लाइन नंबर 3 ऑफ इज ऑन इज ब्लाइंडनेस, लाइन नंबर 3 में मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, मिल्टन एक टैलेंट की बात करता है, दैट इज़ वन टैलेंट विज डेथ टू हाइड। ये लाइन है लाइन नंबर 3 कि दैट इज़ वन टैलेंट विज डेथ टू हाइड, कि एक टैलेंट है वन टैलेंट, उस वन टैलेंट में तो व्हाट इज इट, वो वन टैलेंट क्या है? तो वो वन टैलेंट हिज फेथ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिज पैसेंस, नहीं, ये भी नहीं है। हिज टेनेसिटी, बिल्कुल भी नहीं है। हिज पोइटिक एबिलिटी, सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो एक टैलेंट की जो बात करता है पोइट, उसके अंदर वो टैलेंट जो है वो उसकी पोइटिक एबिलिटी का टैलेंट है, उसकी पोइट्री लिखने की जो भगवान ने गिफ्ट दिया उसको पोइटिक एबिलिटी है, उसकी बात करता है वन टैलेंट की। तो इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अभी एक वीडियो इस पर छोटा सा और बनाएंगे, क्योंकि अभी 15 क्वेश्चन हो गए 2014 तक, इसके बाद में 2012 के आए हुए क्वेश्चन हैं, और फिर कुछ MCQs प्रत्येक लाइन में से प्रत्येक शब्द पे बनाए हुए मेरे खुद के हैं, पूरी मेहनत करके और पूरी तरह से इसमें गो थ्रू होकर, और मैंने तरह तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे बाहर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके समय को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरह से मीनिंगफुल, फ्रूटफुल और ये गोल्डन जो क्वेश्चंस हैं ये कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप पहली बार अगर इस मेरे चैनल पर हैं तो आप इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन इज ब्लाइंडनेस के 16 नंबर के क्वेश्चन से लेके और लगभग 20 क्वेश्चन और हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू क्लासेज होंगी, तो अगले वीडियो में अपन लोग इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।